हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो नाम से ही पता लग रहा है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर की हमें टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट को सिंप्लीफाई करके हम इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करें तो ये रेजिस्टेंस R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस X1, applied voltage is V1, this is V1, this is मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM, इसमें करंट जो है IC, ये रिएक्टेंस X2 और यहां पे जो है दिस इज R2 बाई S, R2 बाय S, जहां पर R2 जो है सेकेंडरी रेजिस्टेंस और S क्या है, इंडक्शन मोटर की स्लिप। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज V1 जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, या जिसको हम स्टेटर वोल्टेज बोलेंगे, प्राइमरी रेजिस्टेंस R1, प्राइमरी रिएक्टेंस X1, इसमें जो करंट हो जाएगा दैट करंट इज I1, प्राइमरी करंट I1, this is magnetizing reactance XM, this is IC current, this is I2 current, secondary current, this is X2 reactance, that is secondary reactance, R2 is secondary resistance and S is slip of induction motor। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ये दो पॉइंट्स, इसको मैंने A पॉइंट बोला और इसको B पॉइंट बोला, तो मैंने आपसे कहा कि हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से हम स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं A B, इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग हम सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। यानी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, यहां से जो सर्किट है हमारा, उसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसको ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं बोलूं, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैं VE से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। VE विल बी द वोल्टेज, जो रेजिस्टेंस है दैट इज RE, रिएक्टेंस है दैट इज XE, और यहां सेकेंडरी साइड पे जो आपका रिएक्टेंस हो जाएगा दिस इज X2, और सेकेंडरी साइड पे ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था R2 बाई S, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और यहां पे ये जो वोल्टेज है दिस विल बी VE। तो ये हो गया हमारा RE XE, ये हमारा पॉइंट हो गया A B, ये X2 R2 बाई S ऐसा का ऐसा आ गया, और इसमें जो करंट आएगी दैट इज I2 करंट। तो मैंने क्या किया इसको, दिस इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है IM। तो इस सर्किट को मैंने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे कंसीडर किया कि इक्विवेलेंट वोल्टेज तो मैंने लिख दिया VE, और जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस है वो हो जाएगा RE प्लस JXE, यानी ZE के बराबर। और ये A और B पॉइंट हो गए, और यहां वाला जो सर्किट है सेकेंडरी साइड का जो सर्किट है X2 और R2 बाई S ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें जो वोल्टेज जो VE होगा, इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, वो देखिए क्या निकल के आएगा मैथमेटिकली। टोटल वोल्टेज इज V1 अपॉन टोटल इंपीडेंस इज R1 प्लस J X1 प्लस XM, ये तो हो गई इसमें करंट, मल्टीप्लाइड बाय इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा दैट विल बी JXM। तो ये तो हो गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज VE। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, R1 प्लस JX1 जो है वो XM के साथ में पैरेलल में है। तो ये जो अपन ने लिखा है RE प्लस JXE, तो इसको मैं बोलूंगा ZE इज इक्वल टू RE प्लस JXE, और ये किसके बराबर है, देखिए ये है R1 प्लस JX1 पैरेलल में JXM,
तो ये क्या बन जाएगा, R1 प्लस जे एक्स वन इंटू जे एक्स एम अपॉन R1 प्लस जे एक्स वन प्लस जे एक्स एम। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और ये हमारा हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, जिसको कि हमने वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है RE XE, और ये वोल्टेज आपका V। अब देखिए इसको अपन और सिंप्लीफाई करते हैं। VE को जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं V1 इंटू जे एक्स एम अपॉन, हम क्या बोलते हैं कि इंडक्शन मोटर के केस में X1 प्लस XM जो है वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू R1, मींस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती है। कि मैं क्या बोल रहा हूं, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर वेरी लेस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर वेरी लेस। तो उसको मैंने R1 को जो है नेग्लेक्ट कर दिया, और अगर मैंने R1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो देखिए क्या निकल के आएगा, V1 इंटू जे एक्स एम अपॉन जे एक्स1 प्लस XM। तो ये J से J कैंसिल, ये अपना बन जाएगा V1 X1 अपॉन V1 XM अपॉन X1 प्लस XM। और ये X1 प्लस XM जो है इसको हम बोलते हैं स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस पर फेज, स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस पर फेज। तो हमारा क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 XM अपॉन X1 प्लस XM, जहां पर कि ये जो टोटल जो रिएक्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस पर फेज। तो इसको मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, और इसको मैं कैपिटल X1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल x1 प्लस XM। सिमिलरली यही चीज हम यहां पे करते हैं। तो देखिए ये क्या निकल के आएगा, जो अपना RE जो है या ZE, मैं डायरेक्टली बात करते हैं ZE की, तो ये ZE अपना क्या निकल के आएगा, जे X1 इंटू जे XM अपॉन, क्योंकि मैंने R1 को 0 कर दिया, अपॉन जे X1 प्लस जे XM। तो ये J आ जाएगा यहाँ पे, और ये XM आ जाएगा, J से J कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स जे X1 XM अपॉन X1 प्लस XM। यहां पर भी X1 प्लस XM को कैपिटल X1 लिख देते हैं, तो हमारा ZE जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, जे X1 XM अपॉन X1, वेयर X1 इज सेम, दैट इज स्टेटर सेल्फ रिएक्टेंस पर फेज। और ये हमारा जो है ZE और V की वैल्यू हो गई, जो कि ZE तो हमारा क्या था, इक्विवेलेंट थेवेनिन इंपेडेंस, और V हमारा क्या था, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज। देखिए अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या था, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने इसको सर्किट को सिंप्लीफाई किया, और यहां से I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो I2 करंट क्या आएगी, देखिए करंट I2 मस्ट बी इक्वल टू VE अपॉन टोटल Z, एंड टोटल Z ऑफ सर्किट इज RE प्लस R2 बाई S का होल स्क्वायर, RE प्लस R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 का होल स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी साइड पे करंट क्या हो गई, टोटल I2 विल बी वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस Z। तो Z कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो R तो इक्विवेलेंट, जो R इक्विवेलेंट हो गया वो तो हो गया RE प्लस R2 बाई S, और X इक्विवेलेंट हमारा हो गया XE प्लस X2। तो जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क विल बी गिवन बाय M अपॉन ओमेगा S इंटू I2 स्क्वायर R2 बाई S। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है फॉर M फेज मशीन, वेयर M इज M फेज, ओमेगा इज सिंक्रोनस स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, I2 is secondary current, R2 is secondary resistance, and S is the slip for the induction motor. This is the formula for M phase machine. We are here considering 3-phase induction machine, means in our case M will be equal to 3. तो if M will be equal to 3, तो मैं इस फॉर्मूले को जो है मैं यहां लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, दैट इज टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी 3 अपॉन ओमेगा S इंटू I2 की वैल्यू मैं वहां से लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा VE स्क्वायर अपॉन RE प्लस R2 बाई S का होल स्क्वायर प्लस XE प्लस X2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2 बाई S। तो दिस विल बी लाइक दिस कि 3 अपॉन ओमेगा S ऐसे कैसा लिख दिया, 3 क्यों लिख दिया मैंने, बिकॉज हियर फॉर 3-phase इंडक्शन मोटर आई हैव एक्सप्लेन दैट M इक्वल टू 3, तो 3 अपॉन ओमेगा S यहां लिख दिया मैंने 3 अपॉन ओमेगा S। फिर I2 स्क्वायर की वैल्यू वहां से ले ली सीधी, V था तो V का स्क्वायर अपॉन
यहां पे अंडर रूट पूरा हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है तो, और मल्टीप्लाइड में R2/S ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिखता हूं टॉक इक्वल टू एम और सॉरी KT अपॉन RE प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस XC प्लस X2 का होल स्क्वायर इंटू R2/S, वेयर KT इज इक्वल टू 3V स्क्वायर अपॉन ओमेगा S, वेयर KT इज इक्वल टू 3V स्क्वायर अपॉन ओमेगा S। तो इसकी जगह मैंने KT लिख दिया, KT अपॉन RE प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस XC प्लस X2 का होल स्क्वायर इंटू R2/S। तो अगर मैं ये बात करता हूं कि दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर द 3-phase इंडक्शन मोटर in which we have to plot torque versus slip characteristics. So here it is torque and here it is slip. So we have to plot the torque slip characteristics for this formula in the case of 3-phase induction motor. इसी में हम एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन और ले लेते हैं। ये जो XC प्लस X2 है इसको मैं कैपिटल X बोल देता हूं, कैपिटल X इक्वल टू XC प्लस X2। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा TE विल बी इक्वल टू KT अपॉन RE प्लस R2/S का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल X स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R2/S। तो दिस विल बी द डिस्क्राइबिंग इक्वेशन टू प्लॉट द टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 3-phase इंडक्शन मोटर, और उसको अभी हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर की शेप की बात करते हैं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि इस गिवन फॉर्मूले में हेयर इट इज टॉर्क एंड हेयर इट इज स्लिप। तो टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स 3-phase इंडक्शन मोटर के लिए होती है। हेयर इट इज स्लिप S इक्वल टू 1, हेयर S इक्वल टू 0, हेयर स्लिप S इक्वल टू -1 एंड हेयर S इक्वल टू 2। मीन्स स्लिप जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क TEST, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क TEM, दिस विल बी TEM, स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। यहां पे जो स्पीड होगी, क्योंकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है NR विल बी इक्वल टू 1 - S इंटू NS। तो अगर स्पीड स्लिप यहां बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ मोटर स्लिप क्या होती है मैंने बताया था पहले, NS माइनस NR अपॉन NS। तो स्टार्टिंग में NR की वैल्यू 0 होगी बिकॉज रोटर मूवमेंट एट इनिशियल इट विल बी 0। तो इफ इट विल बी 0 देन स्लिप विल बी NS अपॉन NS, दैट विल एट स्टार्टिंग स्लिप S इक्वल टू 1 एंड रोटर स्पीड क्या होगी, यहाँ पर रोटर स्पीड की वैल्यू जो है वो 0 होगी। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लिप S इक्वल टू 1 है, S इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यहाँ पे NR की वैल्यू जो है NR विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0। इस वाले पॉइंट पे S इक्वल टू 0 है, तो S इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहाँ पर स्पीड जो है NR विल बी इक्वल टू डेफिनेटली सिंक्रोनस स्पीड NS के बराबर होगी। और यहाँ पे मैंने लिखा है स्लिप S इक्वल टू -1, तो स्लिप S इक्वल टू -1 है, यानी यहाँ पे NR की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2NS के बराबर। कैसे, क्योंकि NS माइनस 2NS अपॉन NS, तो ये बनेगा आपका -NS अपॉन NS, यानी S इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे अपनी क्या बनेगी स्लिप -1 और स्पीड जो है स्पीड ऑफ रोटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ये कैसे होता है अभी अपन बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है NR जो है वो बनेगा -NS के बराबर और स्लिप जो होगी S इक्वल टू 2 के बराबर होगी। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडक्शन मोटर की उसको हम 3 भागों में स्प्लिट करते हैं। पहला होता है मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड का मतलब होता है कि इंडक्शन मोटर इज बिहेव एज ए मोटर। तो अगर मोटर की तरह वर्क कर रहा है तो स्लिप की वैल्यू जो है वो 1 से तो कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, तो उस मोड को हम बोलते हैं मोटरिंग मोड। ये जो मोड है जहां पे स्लिप 0 से -1 के बीच में वेरी कर रही है, इस मोड को हम बोलते हैं जनरेटिंग मोड। दिस विल बी टर्म्ड एज जनरेटिंग मोड वेयर द स्लिप वेरीज फ्रॉम 0 टू -1। और ये जो थर्ड मोड है यहाँ पे स्लिप जो है S इक्वल टू 1 से S इक्वल टू 2 तक वेरी कर रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। दिस विल बी ब्रेकिंग मोड। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से टॉर्क वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम शेप की बात करी हमने तो कुछ शेप इस तरह से निकल के आया।
जो मैंने आपको बताया कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट इज मोटरिंग मोड वेयर द वैल्यू ऑफ स्लिप लाइज फ्रॉम 0 to 1. 0 to 1 कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू 1 है, और अगर स्टार्टिंग में अगर स्लिप की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा, इधर जो है स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई है, तो हमारी जो स्लिप जो है वो 0 हो गई. मींस ड्यूरिंग दिस मोड द स्लिप वेरीज फ्रॉम 0 to 1. अब मोटरिंग मोड जो है इंडक्शन मोटर में, बिकॉज वी आर सेइंग दैट दिस मोटर इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, मींस कि हमेशा जो है वो ऑपरेशन जो है वो इसी मोड में लाई करना चाहिए. अब इसमें भी देखिए कि 2 पार्ट्स हैं, एक तो यूं ऐसे टॉर्क बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो कौन सा वाला पार्ट में मोटर को ऑपरेट करना चाहिए? तो जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस इज स्टेबल रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर. दिस इज स्टेबल रीजन ऑफ इंडक्शन मोटर. ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने क्या बताया कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स में मोटरिंग मोड के दौरान जो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक्स मिली हैं उसमें ये वाला पोर्शन ही स्टेबल रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज अनस्टेबल रीजन. ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने कोई लोड टॉर्क माना ये, ठीक, तो ये मैंने क्या बोला, कोई लोड टॉर्क है, दिस इज टीएल कैन बी कंसीडर एज लोड टॉर्क. और अगर मैंने लोड टॉर्क की वैल्यू को इंक्रीज किया, सपोज इससे मैंने इसको इंक्रीज करके ये किया, तो अगर मैंने लोड टॉर्क पहले इतना था, इससे इतना कर दिया, तो स्पीड जो पहले ये सपोज यहां पर ये स्पीड n1 थी, वो स्पीड यहां पर क्या हो गई, n2 हो गई. यानी लोड टॉर्क बढ़ाने से स्पीड की वैल्यू कम हो गई, जो कि होता है हमेशा कि अगर हम लोड मशीन पे ज्यादा लगाएंगे तो मशीन की स्पीड कम होनी चाहिए. तो वो कौन से पोर्शन में होता है? वो इस पोर्शन में होता है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द स्टेबल रीजन ऑफ द इंडक्शन मोटर, बिकॉज एज वी आर इंक्रीजिंग द लोड ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर, इट स्पीड्स गेट्स रिड्यूस फ्रॉम n1 to n2, which is the essential condition for the induction motor. That is the reason I am again saying the stable region of induction मोटर. तो ये हमारी बात हुई मोटरिंग मोड की. अब मोटरिंग मोड से जनरेटिंग मोड पर लाना कैसे है, या जनरेटिंग मोड कैसे आ रहा है, स्लिप की वैल्यू जो है वो 0 से -1 कैसे हो रही है? तो देखिए, स्लिप का फॉर्मूला हमें बहुत क्लियर है, S = ns - nr upon ns. तो स्लिप नेगेटिव कब होगी? जब nr की वैल्यू ns से भी ज्यादा हो जाएगी, तभी और केवल तभी हमारी स्लिप नेगेटिव होगी. तो एनआर की वैल्यू एनएस से ज्यादा कैसे होगी? क्योंकि हमने ये बोला है इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन में कि इंडक्शन मोटर में जो स्पीड होती है, फील्ड की जो स्पीड होती है, चाहे वो स्टेटर फील्ड की बात करें, चाहे रोटर फील्ड की बात करें, चाहे स्टेटर और रोटर के बीच में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, सबकी स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है. और रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड तक वो रोटर अपने को उसकी वैल्यू जो है वो नहीं पहुंच पाती है. लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से अगर मैंने इसकी रोटर को अलग से सप्लाई दी और इसकी स्पीड को मैंने क्या कर दिया, सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा कर दिया, तो मैं उसको बोलूंगा कि मोटर कैन बी वर्क्स एज ए जनरेटिंग मोड. और तब अपने जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है. मींस हाउ इट इज पॉसिबल? बाय प्रोवाइडिंग ए प्राइम मूवर टू द रोटर सो दैट द स्पीड ऑफ रोटर becomes more than the synchronous speed, and then total slip will be negative, then the motor will be work in the generating mode. तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जनरेटिंग मोड में कुछ इस तरह से मिलती है. फिर तीसरा मोड आता है हमारा ब्रेकिंग मोड. तो ब्रेकिंग मोड में क्या है? देखिए, स्लिप हमारी स्टार्टिंग में 1 होती है, यहां ब्रेकिंग मोड में हम क्या बोल रहे हैं, स्लिप की वैल्यू 2 कर दी यहां पर आके, या मतलब इस पूरे रीजन में जो स्लिप की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है. तो स्लिप की वैल्यू 1 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है? हम इसको पहले तो हम ये बात करें कि हम इसको कौन सा मोड बोल रहे हैं, ब्रेकिंग मोड. तो ब्रेकिंग मोड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, अगेन इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम फॉर्मूला, स्लिप जो है ns - nr upon ns है. अगर ये 1 से ज्यादा वैल्यू कब होगी? मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं, जब ns जो है इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए. और इसके डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टेटर की साइड में कोई से भी 2 टर्मिनल इंटरचेंज कर देंगे तो फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. और फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो जो स्पीड जो ns है वो -ns बन जाएगी. तो देखिए, स्लिप क्या हो जाएगी? -ns - nr upon -ns. तो ये क्या बन जाएगा? s will be equal to -ns. और अगर ये nr भी मैं ns बोल देता हूं तो दिस विल बी -2ns upon -ns. तो -ns से -ns कट जाएगा और s will be equal to 2. ड्यूरिंग दिस पॉइंट s will be equal to 2. और ये कब पॉसिबल है? जब मैंने
जब मैंने स्टेटर के दो टर्मिनल्स को आपस में चेंज कर दिया, यानी मैंने फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिया, फेज सीक्वेंस को चेंज करके स्लिप की वैल्यू यहां तक जो है s इक्वल टू 2 तक ला रहे, तो इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग मोड। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। जनरली वी कैन से दैट the torque slip characteristics of induction motor lies in the motoring mode, but we have discussed generating mode as well as braking mode of the induction motor.